बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 10 किस्तें सुन चुके हैं और अब 11वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया है कि अब मैं हर ताउन के लिए तैयार हूँ। चुनाचे अब जो कुछ आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अली। आइए एक मजबूत दोस्ती का हाथ दोबारा मिलाइए। एंड्रियो ने मुसाफे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैंने उसका हाथ थाम लिया। रीटा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तब एंड्रियो ने रीटा से कहा, रीटा, मिस्टर अली के लिए आराम का बंदोबस्त करो। रात यूं भी काफी हो चुकी है, सुबह को नाश्ते पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। रीटा ने गर्दन हिला दी। फिर वो मुझे मेरे बेडरूम में छोड़कर शब बखैर कहकर चली गई। आरामदा ख्वाबगाह थी और वक्त इतना गुजर चुका था कि मुझे फौरन गहरी नींद सो जाना चाहिए था, लेकिन ख्यालात का जो तूफान मेरे जहन में मौजूद था वो मुझे भला कहाँ सोने देता। एंड्रयू एलिस की आमद ने हालात में एक खुशगवार तब्दीली पैदा कर दी थी। जोशु के अल्फाज भी इत्मीनान बख्श थे। उसने यकीनन एंड्रियो को मुट्ठी में ले रखा होगा, वरना वो इतने एतमाद से उसके बारे में ना लिख देता। इसके अलावा मेरे ख्यालात में भी तब्दीली पैदा हो गई थी और मैंने फैसला कर लिया था कि हालात से निमटने के लिए दिफाई अंदाज इख्तियार करना हमाकत है। अमन पसंदी और सुलहजोई अब मेरे जैसे शख्स के लिए सूदमंद नहीं रही थी, जिसका इस रोए ज़मीन पर कहीं ठिकाना नहीं था। अपने वतन में भी अगर जाता तो वहाँ अपने अहले ख़ानदान के लिए मुसीबत का बायसी बन जाता। मुझे यकीन था कि पाकिस्तान में भी मेरी हरकतों की इत्तला पहुंच गई होगी। वहाँ के अखबारात ने भी मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा होगा। मुझे यह भी यकीन था कि मेरे हुर्रियत पसंद भाइयों ने एक पाकिस्तानी नौजवान के इस जज्बे को सराहा होगा। नौजवान ने कसूर ने फख्र से गर्दनें तान कर कहा होगा कि ये सरजमीन ऐसे ही सरफरोशों के लिए मशहूर है, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं वहाँ जाता तो बैन अल अक़वामी कानून की जंजीरें मुझे जकड़ने के लिए तैयार होती। इसलिए अब एक ही चारा कार था, अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहूं और हालात जहां भी जाएं चला जाऊं। न जाने कौन सा वक्त था जब नींद ने मुझे एक मेहरबान माँ की तरह आगोश में ले लिया और मैं दूसरे दिन उस वक्त जागा जब घड़ी 11 बजा रही थी। इस एहसास के साथ हड़बड़ाकर उठ बैठा कि बेचारी रीटा और एंड्रियो मेरी वजह से परेशान हो रहे होंगे। सामने की खिड़की का पर्दा हटाकर कोशिशों से बाहर देखा तो बारिश की रिमझिम नजर आई। मूसलाधार बारिश हो रही थी, आसमान बादलों से ढका हुआ था। ये मंजर बहुत खुशगवार महसूस हुआ। ख्यालात न जाने कहां से कहां भटक गए। चश्मे तसव्वुर से न जाने क्या क्या देखा, लेकिन ये एहसासात देर तक जारी न रह सके। दरवाजे पर खफीफ सी आहट हुई। मुझे जागता देखकर रीटा अंदर आ गई। आप जाग गए अली? उसने पूछा। हाँ, शर्मिंदा हूँ रीटा तुम लोगों को। वाह! रीटा हंस पड़ी और मैं सवालिया अंदाज में उसे देखने लगा। थोड़ी देर कबल हम लोग उस तसव्वुर से शर्मिंदा थे कि मेजबान होकर हमने आपको तकलीफ पहुंचाई। कैसी तकलीफ? मैंने पूछा। भाई, हम दोनों 10:30 बजे जाग गए। घड़ी देखकर हमें बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर जब आपको सोता देखा तब हमें इत्मीनान हुआ। ओह, तब तो ठीक है, मैंने भी मुस्कुरा कर कहा। रीटा खिड़की के पास आ गई। बाहर बारिश हो रही है, वो बाहर देखते हुए बोली। हाँ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। बारिश पसंद है तुम्हें अली? बेहद, लेकिन ये बारिश तो मुझे बारिश का मजाक मालूम होती है। क्यों? रीटा ने पूछा। बारिश का हुस्न देखना है तो मेरे वतन में देखो। खेत खेत हरियाली, दरख्तों की शाखों में पड़े हुए झूले, घरों के चूल्हों से उठता हुआ बल खाता हुआ धुआं, टपकते हुए छप्पर के नीचे से उठती हुई हुक्के की गुड़गुड़ाहट। बारिश का असल हुस्न उनमें पोशीदा है। ये सब क्या होता है? वो ताज्जुब से बोली। जो कुछ होता है तुम ना समझ सकोगी। लंदन की सड़कें बारिश का जवाब कहाँ दे सकती हैं? छतरियाँ लगाए लपक झपक अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां लोग बारिश के खौफ का शिकार नजर आते हैं। यहाँ ना कोई कोयल की कूक है और ना बालियों के उल्लड़ गीत। मैं तसव्वुरात में खो गया। हेलो, रीटा बोली और मैं चौंक पड़ा। सॉरी रीटा, मैं मुस्कुराकर पलट पड़ा। आप गुस्ल कर लें, नाश्ता तैयार है। मैं भी चंद मिनट में पहुंच रहा हूँ। कुछ देर बाद ही मैं तैयार होकर बाहर निकल आया। एंड्रियो और रीटा मेरा इंतजार कर रहे थे। दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे देखकर उनकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मैं रीटा को मशरक़ की कहानियां सुना रहा था और ये उन्हें सुनकर बहुत हैरान है। इसमें कोई शक नहीं है मिस्टर अली, क्या आज भी आपके यहाँ रोमांस की वही दास्तानें मौजूद हैं जो क्लासिकल हैसियत रखती हैं? क्या आपके यहाँ कोई लड़की अपनी पसंद का इजहार करते हुए झिझकती है? बड़ी मुख्तसर बात की है आपने मिस्टर एलिस। कभी तफसील बताऊंगा अपने देश की, न जाने क्या क्या है वहाँ। मिस्टर एलिस, आपने ये कहानियां कहाँ सुनी है? क्या आप मशरक़ देख चुके हैं? मेरे ग्रैंडफादर ब्रिटिश दौरे हुकूमत में इंडिया में थे। मेरे बचपन में उन्होंने मुझे बहुत सी कहानियां सुनाई थी, बड़ी अनोखी थी। वो मुझे आज भी याद है।
नाश्ता शुरू करें मिस्टर अली। आपकी शख्सियत अचानक मेरी निगाह में बहुत पुरस्रार हो गई है, पुरस्रार और दिलकश। कभी आपको फुर्सत मिली तो आपसे बहुत सी बातें करूंगी। जरूर, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा और नाश्ते में मसरूफ हो गया। देर तक हम तीनों खामोशी से नाश्ते में मसरूफ रहे। फिर एंड्रयू ने कहा, नाश्ते से फारिग होकर हम साउथ एंड चलेंगे, वहाँ रिनाल्ड का बंगला खाली है, वही हमारी नई क़याम गाह होगी। रिनाल्ड? मैंने ये नाम तो सुना है एलिस, रीटा बोली। मैं आर्थर रिनाल्ड की बात कर रहा हूँ जो जापान में गिरफ्तार हो गया था। मेरे खुदा, उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? उससे तो ताल्लुक नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क में उसकी बीवी से मुलाकात हो गई थी जिसकी दोनों टांगें टूट गई हैं और अब वो नीम पागलों की सी जिंदगी गुजार रही है। वैसे रिनाल्ड ने अमेरिका में भी उसके लिए इतनी दौलत जमा कर दी थी कि वो सारी जिंदगी सुकून से गुजार सकती है। और रिनाल्ड? रीटा ने पूछा। वो जापान में पुलिस के तशद्दुद का शिकार होकर मर चुका है, एलिस ने जवाब दिया। ओह, मैंने कभी किसी अखबार में उसका तज़किरा नहीं पढ़ा। दिलचस्प बात तो यही है रीटा के जापान की पुलिस ने इस इतला को खुफिया रखा और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। कोई ऐसा ही मामला था, गोया किसी को भी रिनाल्ड की मौत के बारे में मालूम नहीं। जब मिस्टर आर्थर रिनाल्ड चलते फिरते नजर आएंगे, लोगों से मिलेंगे और लोग उन्हें मसरूफ अमल देखेंगे, तो भला किसी चलते फिरते जिंदा आदमी को कोई मुर्दा तस्वर कर सकता है? एंड्रयू एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब रीटा? क्या मतलब? रीटा मुतजस्सिसाना अंदाज में बोली। तुमने आर्थर रिनाल्ड को देखा है? एंड्रयू ने पूछा। हाँ, मेरा ख्याल है कि एक मर्तबा उसकी तस्वीर अखबार में देखी थी। कुछ याद है उसका चेहरा? नहीं, मेरे ज़हन में नहीं है। मेरे ज़हन में है, और थोड़ी देर के बाद तुम मिस्टर अली को उसके रूप में देखोगी। क्या? रीटा उछल पड़ी। हाँ, मिस्टर अली अब लंदन में जितना वक्त गुजारेंगे आर्थर रिनाल्ड की हैसियत से गुजारेंगे। सिर्फ घनी बोरी मूंछों का इजाफा उन्हें आर्थर रिनाल्ड बना देगा। बहुत हल्का सा मेकअप करना पड़ेगा इनके चेहरे पर, और फिर कोई भी ये यकीन करने से जुरेग नहीं करेगा कि आर्थर रिनाल्ड किसी मुहिम से वापस आ गया है। एंड्रयू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुद भी मुतजस्सिसाना अंदाज में एंड्रयू एलिस को देख रहा था। न जाने इस शख्स के ज़हन में क्या मंसूबा था, ताहम मैंने इससे इख्तिलाफ नहीं किया और खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। तब रीटा ने मेरी जानिब देखकर पूछा, आप इस बात पर तैयार हैं मिस्टर अली? हाँ मिस रीटा, मैं एंड्रयू एलिस से हर किस्म के ताउन का वादा कर चुका हूँ। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। आपको इसके बारे में तफसील मालूम है? कती नहीं, ये नाम भी मेरे लिए अजनबी है, मैंने जवाब दिया। एंड्रयू मुस्कुरा रहा था। नाश्ते के बाद हम उसके कमरे से बाहर निकल आए। एंड्रयू मुझे आर्थर के बारे में तफसीलात बताने लगा। जराइम पेशा हल्के में रिनाल्ड एक खास मुकाम रखता है। बहुत से लोग आज भी उसके नाम से खाइफ हैं और उसके सामने आने से कतराते हैं। मुझे उसकी शक्ल क्यों देना चाहते हो? बस एक काम लेना है तुमसे। मैं तुम्हें उसकी पूरी तफसील बता दूंगा, लेकिन डियर अली, तुम्हें चंद खतरात भी मोल लेना होंगे। इस शक्ल में पुलिस तो तुमसे दूर ही रहेगी, मगर जराइम पेशा लोगों के कई गिरोह तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे, बल्कि उनमें से कुछ अफराद से तो तुम्हारी दुश्मनी भी चल रही है। ओह, मैंने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें खतरात से बेखबर नहीं रखा, लेकिन जोशू ने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया था उसे सुनकर ही मेरी हिम्मत पड़ी है। और फिर एक खतरनाक अमेरिकी एजेंट के चुंगल से इतनी जल्दी निकल आना भी कोई मामूली बात नहीं है। ये काम आला तरीन ज़हनी सलाहियतों का मालिक ही कोई शख्स कर सकता है, और तुम में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन एक बात का यकीन करो अली। क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसमें सिर्फ मेरा ही मफाद नहीं, तुम्हें भी इससे बेहतरीन फ़ायदे हासिल होंगे। एंड्रयू ने कहा। ठीक है मिस्टर एंड्रयू, जब जोशू ने तुमसे मेरे सिलसिले में कोई वादा कर लिया है तो मैं कह चुका हूँ कि अब किसी तौर उससे ही नाराफ नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी शख्सियत का अंदाजा लगा चुका हूँ। बाकी जिम्मेदारियां एंड्रयू की थीं, मुझे खामोश तमाशाई की हैसियत से ही रहना था। हाँ, पिंगली की दी हुई शीशी उसने मेरे हवाले कर दी थी और पूछा भी था कि इसमें क्या है, लेकिन मैं मुस्कुरा कर खामोश हो गया था। मैंने उसे ये बात बताना मुनासिब नहीं समझी थी। मैं नहीं जानता था कि आइंदा मेरा कैसे वाकयात से साबका पड़ेगा। ताहम मैंने वह शीशी अपने पास महफूज कर ली थी कि किसी वक्त काम दे जाएगी। एंड्रयू ने वह जगह छोड़ दी। रीटा ने जरूरी सामान अपने साथ ले लिया था, वो यकीनन हमारे साथ रहने जा रही थी। फिर एंड्रयू ने बाजार से कुछ खरीदारी की और मुझे लेकर एक और जगह पहुंच गया। ये उसकी अपनी कोई खुफिया रिहाइश गाह थी। रीटा ने इस सिलसिले में उससे कोई बात की थी जिससे मुझे पता चला कि ये जगह भी एंड्रयू की ही है। वैसे एंड्रयू अपनी असल हैसियत से किसी ऐसी जगह से नहीं गया था जहां उसकी शनाख्त कर लिए जाने का खदशा होता। मिलाकर तमाम कामों से फारिग होकर हम लोग साउथ एंड चल पड़े, जहां बकौल एंड्रयू के रिनाल्ड का बंगला था।
ये इलाका लंदन से 30 मील के फासले पर है और इसे एक खूबसूरत साहिली तफरीगाह की हैसियत हासिल है। चूंकि मैं रीटा को बता चुका था कि मैं पहली बार लंदन आया हूँ और लंदन के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखता, चुनाचे रीटा इस इलाके का तारुफ कराने लगी। साउथ एंड सी जैसा कि नाम से जाहिर है, समंदर के किनारे वाकई एक छोटा सा कस्बा था जो कुछ अर्सा पहले हुसैन सरदबस्त खेतों का कस्बा कहलाता था, लेकिन अब यहाँ बहुत सी तब्दीलियां हो गई थी। हाई स्ट्रीट को बंद करके उसे एक पार्क में तब्दील कर दिया गया है और पहाड़ों को काट काट कर सड़क बनाई गई है। सोरिंटो का कब्बा खाना एक शानदार होटल में तब्दील कर दिया गया है। रीटा इसके बारे में बताती रही। मैंने ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी इसकी बातों में। थोड़ी देर के बाद कार एक खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुक गई। बंगले के दरवाजे पर मोटा सा ताला पड़ा हुआ था जो कदीम तर्ज का था। एंड्रियो ने मुस्कुराकर जेब से बड़ी सी चाबियों का गुच्छा निकाल दिया और बोला, मुझे इस ताले के बारे में मालूम था, इसलिए इसका इंतजाम भी मैंने पहले ही कर लिया था। एंड्रियो ताला खोलने की कोशिश करता रहा और थोड़ी देर के बाद ताला खुल गया। खूबसूरत लान उजाड़ पड़ा हुआ था। एंड्रियो ने पत्तों से ढके हुए पोर्च में गाड़ी रोक दी। रीटा के चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। गाड़ी से उतरकर उसने चारों तरफ निगाह डाली और गहरी सांस लेकर बोली, कुर्बो जवार के लोगों को मालूम है कि ये रेनाल्ड की रिहाइश गाह है। खुदा जाने, एंड्रयू ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें अजीब सा महसूस नहीं हो रहा है एंड्रयू कि हम एक मुर्दा शख्स की रिहाइश गाह पर कब्जा करने आए हैं? रीटा बोली, यहाँ तुम मोहरत भरकर सोच रही हो रीटा, वैसे ये जगह हमारे लिए मौजूद तरीन है। बस अब तुम्हारी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। बंगले की सफाई वगैरह, किचन की देखभाल। बेहतर होगा कि तुम मिस्टर बर्नैड को फोन करके कह देना कि तुम्हें चंद रोज की रुखसत दरकार है। तुम अपनी एक अजीज के पास फ्रांस जा रही हो। फोन की लाइन तो मौजूद है यहाँ, इसका मतलब है अंदर फोन भी मौजूद होगा। रीटा ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। बिलाखिर मैं मुकम्मल तौर पर रेनाल्ड बन गया। अब मेरी नाक के नीचे भूरे रंग की घनी मूंछें थी और जेल की रंगत में भी तब्दीली पैदा हो गई थी। रेनाल्ड का ये बंगला कीमती अशिया से भरा पड़ा था। रेनाल्ड के लिबास मेरे बदन पर बिल्कुल फिट थे। जहां तक मेरी अपनी फितरत का ताल्लुक था तो मैं मुतमईन था। जो नया रूप मैंने अपने आप को दिया था उसके तहत ये जिंदगी बिल्कुल ठीक थी। अब मैं आम दुनिया के मतलब का इंसान नहीं था। मेरी निगाह में एक मकसद था और मैं उस मकसद की तकमील के मराहल तय कर रहा था। मकसद के हुजूर के लिए बहुत सी मंजिलें आती हैं और मैं उन मनाजिल से गुजर रहा था, इसलिए मुतमईन था। एंड्रयू ने अभी तक मुझे काम की नोयत नहीं बताई थी। यहाँ के मामलात दुरुस्त करने के बाद वो दूसरी मसरूफियात में उलझ गया था। उसने कहा था कि अब वो दूसरे मामलात देखेगा। रीटा से उसने माजरत करते हुए कहा था, सॉरी रीटा, तुम्हें ज्यादा वक्त मेरे बगैर ही गुजारना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि तुम काम की नोयत के पेश नजर महसूस नहीं करोगी। अगर हम कामयाब हो गए तो फिर हमारे बहुत से ख्वाबों की तकमील हो जाएगी। रीटा ने बेदिली से गर्दन हिला दी थी। यहाँ के आम के तीसरे दिन एंड्रयू ने दोपहर के खाने के बाद मेरे साथ एक मीटिंग की और हम दोनों एक दूसरे कमरे में आ बैठे। यहाँ एंड्रयू ने मेज पर रखी हुई एक फाइल को दरमियान से खोलकर चंद तस्वीरें निकाल ली और उन्हें मेरे सामने फैला दिया। इनमें से एक एक तस्वीर देख वाली, इन्हें पहचानना जरूरी है क्योंकि मुस्तकबिल में ये तुम्हारे शाना बिशाना होंगे। शाना बिशाना का लफ्ज शायद इस्तेमाल के लिहाज से गलत है। मेरा मतलब है इन लोगों से तुम्हारी दुश्मनी है और कदम कदम पर तुम्हें इन पर गोलियां चलाना होंगी और इनकी गोलियों से बचना होगा। वैसे एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अली। मैंने तस्वीरों पर निगाहें जमाए हुए कहा, मैं अमेरिका से जो प्लान करके आया हूँ वो काफी खतरनाक है। इसमें कदम कदम पर खूनरेज हंगामे होंगे। मुमकिन है तुम्हें इंतहाई खतरनाक हालात से भी गुजरना पड़े और ऐसे मौके पर तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओ कि तुमने मेरी मामनत का इकरार करके ख्वाह मुखा उलझन मोल ली है। बात दरअसल ये है मिस्टर अली कि जिस मंसूबे पर काम कर रहा हूँ इसकी तकमील के बाद मेरा तो मुस्तकबिल बन जाएगा। मुझे तो इतनी दौलत हासिल हो जाएगी कि जिसमें से निस्फ तुम्हें देने के बाद मैं बकिया जिंदगी ऐश से गुजारूंगा। लेकिन तुम्हारा मसला कुछ और है। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि तुमने जराइम की जिंदगी इसलिए नहीं अपनाई कि इससे दौलत हासिल करो, बल्कि तुम एक खास नजरिए के तहत इस दुनिया में निकल आए हो। कहीं यूं ना हो कि तुम उलझन महसूस करके दरमियान में मुझे छोड़ दो। अगर कोई ऐसा ख्याल अब भी तुम्हारे ज़हन में है तो यकीन करो तुम्हारी शराफत के पेश नज़र मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम कितनी बार ये बात मुझसे कह चुकी हो एंड्रयू, शायद इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ ना बता सकूं कि जोशू ने मुझे जिस काम के लिए हिदायत कर दी है उसकी तकमील मैं जरूरी समझता हूँ। ये अपने मोहसिन को मेरी तरफ से खराजे अकीदत है और उसके बाद मैं कुछ सोचना जरूरी नहीं समझता। और जहाँ तक दौलत का मामला है तो शायद तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आएगा कि मुझे इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, दौलत हर इंसान की जरूरत होती है, लेकिन मैं किसी सुनहरी जिंदगी के ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। मैंने अपना मुस्तकबिल छोड़कर मकसद अपना लिया है और अब मैं सिर्फ उसी मकसद के लिए जिंदा हूँ। मैं इन तमाम बातों को अपने मकसद के उसूल का रास्ता समझता हूँ जिस पर चलना जरूरी है।
इसलिए मैं कोई और बात सोचना नहीं पसंद करता। तुम बेहद मजबूत इरादे के इंसान हो, मैं तुमसे बेहद मुतासर हूँ। बहरहाल इन तस्वीरों को गौर से देखो और ये चेहरे अपने जहन में महफूज कर लो। ये दाढ़ी वाला शख्स इनमें नुमायां हसीयत रखता है। इसका नाम लंकास्टर है। हैमर लंकास्टर लंदन का जलजला कहलाता है। लंदन की जेर जमीन दुनिया का बादशाह मशहूर है। यूं समझ लो कि लंदन के अंदर की दुनिया में से आधी दुनिया पर इसकी हुकूमत है, बाकी हिस्से दूसरे लोगों में बटे हुए हैं। और ये शख्स, इसका नाम कर्बी फोस्टर है, बहुत खतरनाक है ये भी। और ये गोनी मकलारेंस और ये है जॉन डोनाल्ड। ये सब पाए के बदमाश हैं। और भी चंद लोग हैं, लेकिन फिल वक्त हमारा सबका इन्हीं से पड़ेगा, इसलिए मैंने इनसे तुम्हें रोशनास कराया है। ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि मामला क्या है? मैंने पूछा। ये लोग बदमाश हैं, लेकिन इन सब ने लंदन में मुअज़्ज़ज़ लोगों की हैसियत इख्तियार करने के लिए मुख्तलिफ पेशे और कारोबार अपना रखे हैं। कोई मोटरों की एजेंसी का मालिक है तो कोई जहाज़ों के पुर्जे बनाने वाली फर्म का, किसी ने आला दर्जे का 5 स्टार होटल खोल रखा है। इस तरह इन्होंने दूसरी हैसियत इख्तियार कर रखी है और सुकून से जिंदगी बसर कर रहे हैं, एंड्रयू ने कहा। उसने मेरा सवाल नजरअंदाज कर दिया था। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देख रहा था। एंड्रयू का चेहरा सुर्ख हो रहा था। न जाने क्यों उसके अंदर एक जज्बाती सी कैफियत पैदा हो गई थी। फिर वो बोला, मैं इतराफ करता हूँ कि मैं इन सब के मुकाबले में शदीद एहसास कमतरी का शिकार हूँ। मैं खुद को इनके दर्जे का इंसान नहीं समझता और शायद कोशिश करूँ तो बन भी नहीं सकता। अगर बन सकता तो शायद मुझे अमेरिका ना भागना पड़ता और शायद तुम्हें एयरपोर्ट पर इन उलझनों का शिकार न होना पड़ता। मगर मैं उनके दरमियान आना चाहता हूँ। मैं एक नए काम के इजाफे का ख्वाहिशमंद हूँ, ख्वाह इसका जरिया कोई और ही क्यों ना हो। रिनाल्ड इस पाए का नहीं, मगर मुमकिन है नया रिनाल्ड उनके लिए वही हैसियत इख्तियार कर जाए। तुम समझ रहे हो अली? मैं सिर्फ अपने मकसद की बात समझना चाहता हूँ, मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया और वो चौंक पड़ा, एकदम संभल गया, फिर इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर निदामत के आसार नुमायां हो गए थे। सॉरी अली, वेरी सॉरी, मैं वाकई बकवास करने लगा था। बहरहाल असल तारफ एनी पार्कर का है और उसके साथ ये आखिरी तस्वीर देखो। ये शख्स अमरीकी है, शिकागो का बाशिंदा हुनरी वाटसन। मुझे एनी पार्कर के बारे में मालूमात उसी के गिरोह के एक फर्द से हासिल हुई थी। मिस्टर पार्कर स्विट्जरलैंड के एक अरबपति हैं। स्विस फैमिलीज में उनका शुमार आला तरीन दौलतमंद लोगों में होता है और एनी उनकी बेटी है, एक मुहिम जो और खलंदड़ी लड़की जो हमेशा नित नई तफरीहात करती रहती है। इस बार वो खुफिया तौर पर 6 मुल्कों की सियाहत पर निकली हैं, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है। उसने अपना नाम मैरी स्मिथ इख्तियार किया है, लेकिन बेवकूफ लड़की खुद को जरूरत से ज्यादा चालाक समझ बैठी है। तकरीबन निस्फ दर्जन बदमाश उसकी असलियत से वाकिफ हो चुके हैं और उसके पीछे लगे हुए हैं और वो उसे अगवा करके मिस्टर पार्कर से भारी रकम वसूल करना चाहते हैं। हुनरी वाटसन उसी तैयारे से यहाँ आया है जिसमें मैंने सफर किया है। वो लंदन के खुफिया गिरोहों की नजर बचाकर एनी पार्कर को उड़ा ले जाना चाहता है, जबकि मकामी बदमाश भी एनी पार्कर के इस्तकबाल की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। मगर अली, एनी पार्कर हमारे हाथ लगनी चाहिए। तुम्हारी जहानत और दलेरी इस मुश्किल काम को आसान बना सकती है। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो एंड्रयू की कैफियत फिर बदलने लगी। क्या उसके बाद की कार्रवाइयों में भी मुझे शरीक रहना होगा? कतन नहीं। लंदन की जेर जमीन दुनिया बड़ी दिलचस्प और अनोखी है। हम एनी पार्कर को फरोख्त कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो $1 करोड़ में बआसानी फरोख्त हो जाएगी। कौन खरीदेगा इसे? मैंने हैरत से पूछा। कोई भी एजेंट, बहुत से फाइनेंसर मिल जाएंगे उसके लिए और उसके बाद की जिम्मेदारियां उनकी होती हैं। यहाँ ऐसे वाकयात होते रहते हैं कि यूरोप और अमेरिका में बहुत से ऐसे खुफिया इदारे काम करते हैं जो कबल अज़ वक्त माल खरीद लेते हैं और उसके बाद वो मुनाफा लेकर उसे आगे बढ़ा देते हैं। खुदा की पनाह, मेरी आंखें ताज्जुब से फैल गई। ये फाइनेंसर कौन लोग होते हैं? क्या ये भी जराइम पेशा गिरोहों से ताल्लुक रखते हैं? एंड्रयू के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, जाहिर है बर्कले यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल करने वाले नौजवान को जराइम की दुनिया के बारे में तफसील कैसे मालूम हो सकती है? इन चीजों से तुम्हारा क्या ताल्लुक डेर अली? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जायज जराए से करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। अमूमन दौलतमंद लोगों और जराइम पेशा अफराद का चोली दामन का साथ होता है। यूं समझ लो कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। यहाँ भी यही सूरत हाल है, बल्कि यहाँ क्या, ऐसे फाइनेंसर दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में मौजूद हैं। दौलत के उसूल और खर्च का एक बहुत बड़ा जरिया ये जराइम ही है। चुनाचे वहाँ इन फाइनेंसर की तादाद सबसे ज्यादा है। जराइम पेशा अफराद ऐसे कामों में जिनमें उन्हें उसूल रिज़्क़ का यकीन हो, इन फाइनेंसर को शामिल रखते हैं और ये फाइनेंसर बड़ी खुशी से करोड़ों रुपए का सरमाया इन जराइम पेशा अफराद पर लगा देते हैं। रेस, जुए, डकैती, अगवा और न जाने कौन कौन से कारोबार हैं। ये फाइनेंसर करोड़ों रुपया कमाते हैं
एनी पार्कर को अगर हम अगवा करने में कामयाब हो गए और हमने बराह रास्त मिस्टर मिकाइल पार्कर से रब्ता कायम न किया तो किसी भी फाइनेंसर को तफसील बताकर एनी पार्कर की कीमत वसूल कर सकते हैं। एनी को उसके हवाले करने के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा और फाइनेंसर किसी और जराइम पेशा आदमी से एनी की शख्सियत का सौदा कर सकता है, यानी सरमाया उसका लगा होगा और सारा काम वो जराइम पेशा लोग करेंगे। हर फाइनेंसर का अपना अपना एक गैंग होता है और उसके अपने आदमी होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये है सूरत हाल। एंड्रयू ने बताया। बड़ी दिलचस्प और बड़ी ताज्जुब खेज बात थी। मैं काफी देर तक उसके बारे में सोचता रहा। दफअतन मेरे ज़हन में एक हल्की सी क्लिक हुई और मैंने एंड्रयू की तरफ देखकर पूछा, क्या नाम बताया तुमने? किसका? एंड्रयू ने पूछा। मिस्टर पार्कर का। मैंने दूसरा सवाल किया। मिकाइल पार्कर, एंड्रयू ने बताया। नस्लन क्या है वो? मैंने पूछा। ओह, एंड्रयू हंस पड़ा। यहूदी, 100% यहूदी, एंड्रयू ने कहकर लगाते हुए कहा और मेरी आंखों में चमक पैदा हो गई। भाई वाह, ये ख्याल तो मेरे ज़हन में आया ही नहीं था कि तुम्हारी दिलचस्पी की एक और बुनियाद भी हो सकती है। मिकाइल पार्कर मुकम्मल तौर पर इसराइल नवाज है और यहूदी है। शायद काफी अरसे पहले की कुछ खबरें तुम्हारी निगाहों से गुजर चुकी हों। स्विट्जरलैंड के मिकाइल पार्कर ने इसराइली वजीर को एक बहुत बड़ी रकम पेश की थी एटमी मकासद की तकमील के लिए और उसका बड़ा चर्चा हुआ था। इसराइल की तरफ से मिस्टर मिकाइल पार्कर को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया था। खैर, ये खबर तो मेरी निगाह से नहीं गुजरी, लेकिन मेरे लिए यही काफी है कि मिस्टर मिकाइल पार्कर यहूदी हैं। ठीक है एंड्रयू डियर, मुतमईन रहो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बड़े बड़े जराइम पेशा लोगों के इस इज्तिमा में मैं कोई खास कारनामा अंजाम दूंगा, लेकिन बहर सूरत अब मेरी कोशिश में मेरी जाती दिलचस्पियां भी शामिल हो गई हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह तो ये बात जाहिर होती है मैं बहुत ज़हीन आदमी तो नहीं हूँ, वरना तुमसे काम लेने के लिए सबसे पहले यही बात कहनी चाहिए थी कि एनी पार्कर एक यहूदी है और उसके बाप मिकाइल पार्कर का शुमार इसराइली नवाजों पर मबनी है। एंड्रयू ने हंसते हुए कहा और मैं भी मुस्कुराने लगा। फिर ये बात तय है कि मैं एनी पार्कर के सिलसिले में तुम्हें तमाम तफसीलात मुहैया करता रहूंगा और तुम ये मत समझना ली कि मैं पस पर्दा रहकर तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ, बल्कि यूं समझ लो कि दोनों अफरादों पर मुश्तमिल ये गिरोह उन जराइम पेशा लोगों के मुकाबले में जरा जदीद पैमाने पर काम करेगा जिनके साथ बेशुमार अफराद हैं। सूरत हाल यही रहेगी कि एक पसे पर्दा और दूसरा मंजे आम पर, और इस सिलसिले में बेहतर यही रहेगा कि मैं पसे पर्दा रहूं। ओके, मैंने हतमी तौर पर आमादगी का इजहार कर दिया। लंदन की इस खूबसूरत इलाके में इस बंगले में बड़े सुकून से रह रहे थे। रीटा मेरे साथ थी। उसने दूसरे कामों के लिए एक मुलाजमा रख ली थी जो बकौल उसके बड़े एतमाद की औरत थी। अमूमन हम लोग घर में ही रहते थे और एंड्रयू एलिस कम ही हमारे पास आता था। इस शाम फिर बारिश हो रही थी। आसमान पर बादल उमड़े आ रहे थे और फिजा में खनकी बढ़ गई थी। रीटा ने काफी की तजवीज पेश की, मैंने तायद कर दी। बंगले की ऊपरी मंजिल पर हम दोनों आतिशदान के पास बैठ गए। मुलाजमत से काफी के लिए कह दिया गया था। रीटा की निगाह सामने की खिड़की की दूसरी तरफ रिम जिम करती हुई बारिश को देख रही थी। वो कुछ अफसुर्दा सी नजर आ रही थी। जब तवील खामोशी हो गई तो मैंने उसे मुखातिब किया, भाई रीटा कुछ बोलो, मैं बोर हो रहा हूँ। और रीटा चौंक कर मुझे देखने लगी। बेख्याली किसी अंदाज में देर तक देखती रही, फिर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। क्या बोलूं बोली, उसका लहजा उदास था। बात करने के लिए किसी मौजू की कैद तो नहीं होती। कुछ उदास हो, क्या सोच रही हो? बड़ी अहमकाना बात, उसने कहा। मुझे नहीं बताओगी? मैंने अपनाइयत से कहा। नहीं, कोई हर्ज भी नहीं, मुमकिन है तुम्हें मुस्कुराने का मौका मिल जाए। उसने मुस्कुरा कर कहा, चलो ठीक है, मैं मुस्कुराना चाहता हूँ। इंसान की निगाह क्या चीज है अली? रीटा ने अजीब सी बात कही। बड़ा फलसफियाना सवाल है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, है तो सही, फिर भी जवाब तो दो। मेरे ख्याल में उसके ज़हन का दरवाजा। मैंने जवाब दिया और रीटा तहसीन अमेज निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर बेइख्तियार होकर बोली, खुदा की कसम, बड़ी सच्ची बात कही है। इतनी जल्दी इतनी उम्दा बात कह देना आसान नहीं है, जबकि सवाल गैर मुतवक्के हो। लेकिन अब मुझे हैरत नहीं है। इतना तो मुझे मालूम है कि तुम आला तालीम याफ्ता इंसान हो। मैं यही सोच रही थी अली, लोग कहते हैं कि आंखें देखने की हिस्स रखती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बस वो ज़हन का झरोका है। देखने वाला ज़हन होता है। खिड़की से बाहर बारिश की धारें हैं, लेकिन इन धारों में हम अपना माजी, हाल, मुस्तकबिल देख सकते हैं। खाली दीवारें हमारी सारी जिंदगी का अक्स पेश कर सकती हैं। मैं यही सब कुछ देख रही थी। क्यों उदास हो रीटा, मुझे बताओ। मैं एंड्रयू के बारे में सोच रही थी। क्या? मैंने उससे वजाहत चाही। वो मेरा महबूब है, मैं उसे बहुत चाहती हूँ। मैं जो नजर आ रही हूँ फितरतन वो नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए सब कुछ बन गई, बदल दिया है पूरी तरह खुद को। लेकिन इंसान बहुत कम इस हद तक सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि कौन क्या था, क्या बन गया। जो बन गया है बस वो उसे ही कबूल कर लेता है और फिर उससे कुछ और चाहने लगता है।
एंड्रयू, मैं हैरत से चौंक पड़ा। हाँ, वो मुझसे मोहब्बत करता था, इसी तरह जैसे मैं उसे चाहती हूँ। गौर करती हूँ तो अजीब सा एहसास होता है, वो दौलत के पीछे भाग रहा है और बाकी सब कुछ भूल गया है। वो मुझे छोड़कर अमेरिका चला गया था, शायद कभी वापस ना आता। हालात उसे दोबारा वापस ले आए। ये मजबूरी ना होती तो शायद वो कभी ना आता। आया तो मैं याद आ गई और वो मेरे पास पहुंच गया और अब वो अपना काम कर रहा है। काम करके फिर चला जाएगा। मुमकिन है जो कुछ कहा है, मुमकिन है जो कुछ कमाए उसमें से मुझे भी कुछ दे दे। क्या चाहत का बदला सिर्फ दौलत है? हरगिज़ नहीं, मैंने जवाब दिया। बड़े एतमाद से कह रही हो अली? उसे मेरे जवाब पर हैरत थी। हाँ, बड़े एतमाद से कह रहा हूँ रीटा। दौलत इंसानी जिंदगी की अहम जरूरत है, लेकिन मोहब्बत इससे बड़ी जरूरत है। मैं दौलत के हुसूल का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन दौलत सब कुछ नहीं होती। तुम भी किसी को चाहते हो अली? रीटा ने बड़ी अजीब बात पूछी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रीटा, तुम जिन मैनों में चाहत का सवाल कर रही हो, इन मैनों में मैंने किसी को नहीं चाहा। हमारा तर्ज माशरत यूरोप से मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ मोहब्बत को एक उब्दी जज्बा समझा जाता है, ख्वाह चंद लोग इससे इख्तिलाफ क्यों न कर लें, मगर ये उनकी इनफरादियत होती है। कभी किसी को चाहोगे अली? रीटा ने सवाल किया। शायद नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का एक मकसद मुतय्यन कर लिया है और मेरी तमाम चाहतें उसी मकसद से मुंसलिक हैं। यह तवील दास्तान है रीटा, बोर हो जाओगी, इसलिए इस मौजू को मत छेड़ो। रीटा ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, बस तुमने मुझसे मेरी खामोशी के बारे में पूछा तो मैंने तुम्हें अपने ज़हन की बात बता दी। मैं एंड्रयू से बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं हूँ और सोच रही हूँ कि मुझे मुस्तकबिल में कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। इस गुफ्तगू के बाद हम दोनों खामोश हो गए थे और वक्त गुजर गया था। बारिश मुसलसल हो रही थी, बल्कि पहले से बढ़ गई थी। सड़कें जल्द थल हो रही थी। एंड्रयू का ना तो कोई फोन आया था और ना उसके बारे में कोई मालूमात हासिल हुई थी। फिर न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। सुबह को मैं रीटा के साथ नाश्ता कर रहा था कि दरवाजे पर एंड्रयू की आवाज सुनाई दी। हेलो शरीफ लोगों, मुझे खुशी है कि बिल्कुल मैं ठीक वक्त पर पहुंचा। गालिबन तुम लोग अभी आखिरी मराहल से ना गुजरे होगे। कैसे मिजाज हैं? वो कुर्सी घसीट कर ऊपर बैठ गया और उसने अपने सामने एक प्लेट खींच ली। तुम कहाँ से आ रहे हो एंड्रयू? मैंने पूछा। बस ना पूछो, एंड्रयू का लहजा अजीब सा था। तुम मुस्तकबिल तामीर कर रहे हो एंड्रयू, ताकि आइंदा सारी जिंदगी ऐश में गुजार सको, रीटा ने कहा। लेकिन एंड्रयू ने उसके तंज को महसूस नहीं किया था। वो नाश्ते में मसरूफ रहा। फिर उसने काफी के घूंट लेते हुए कहा, लेकिन मेरी इस वक्त की आमद तुम्हारे लिए ज्यादा खुशगवार नहीं है अली। क्यों, खैरियत? मैंने घबरा कर पूछा। एनी पार्कर पहुंच गई है, एंड्रयू ने बताया। मैंने मजबूत लहजे में सवाल किया। कल दोपहर को और आज रात को गुनी मकलारेंस ने उसे अपने होटल में इस्तकबालिया दिया है। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि बहुत से खतरनाक लोग एनी पार्कर की यहाँ आमद का इंतजार कर रहे थे, बल्कि उनमें से चंद अफराद तो मुस्तकिल उसके पीछे लगे हुए किसी मुनासिब मौके के इंतजार में थे। ये सब अपने अपने तौर पर बेहतरीन मंसूबा बंदियों में मसरूफ होंगे। गोनी मकलारेंस किसी हद तक सबकत हासिल कर गया है, लेकिन उसने बदमाशों की असूल परस्ती का भी किसी हद तक ख्याल रखा है। क्या समझे? एंड्रयू मुस्कुराया और मैंने नफी में गर्दन हिला दी। बदमाशों की असूल परस्ती से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने तंजिया अंदाज में सवाल किया। गोनी ने एनी से शनासाई के लिए बहुत से पहले कार्रवाई की होगी। उसने चंद ऐसे यहूदियों से राब्ता कायम किया होगा जो एनी पार्कर के बहुत करीबी शनासा होंगे और उनके जरिए ही वो उसे अपने होटल में लाने में कामयाब हो सका होगा। ये पार्टी वो किसी खुफिया मकाम पर भी दे सकता था। मेरा मतलब है किसी ऐसी जगह जहां दूसरे लोगों का गुजर ना होता, लेकिन उसने खुलेआम सबको दावत दी है। जिसका दिल चाहे मुकद्दर आजमाए। मेरे ख्याल में तो गोनी का ये इस्तकबालिया एक तरह से दावत जंग है और बहरहाल ये बहुत ही हिम्मत की बात है। मुझे तुमसे इख्तलाफ है एंड्रयू, मैंने कहा। क्या? एंड्रयू कदरे चौंक कर बोला। गोनी ने ये खुफिया इस्तकबालिया इसलिए नहीं दिया होगा कि एक तबका तो उसकी असलियत से वाकिफ होगा। अगर एनी पार्कर ऐसी खुफिया दावत से गायब हो जाती तो गोनी को अपनी पोजीशन साफ करना मुश्किल हो जाता और इन हालात में वो सही सौदेबाजी भी नहीं कर सकता था। नहीं मिस्टर अली, ये मुमकिन नहीं। आप ये बात भूल रहे हैं कि शायद एनी पार्कर अपनी असल हैसियत से ये सफर नहीं कर रही है। गोनी और दूसरे बदमाश असलियत से वाकिफ जरूर हैं, लेकिन इसका इजहार मुमकिन नहीं है और वो खुद को अनजान रखते हुए ये सब कुछ कर रही हैं। खैर, ये उनका मामला है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तैयारियां, एंड्रयू ने मुस्कुराते हुए कहा। मसलन मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। इस सिलसिले में कोई बेहतर प्रोग्राम तरतीब दे लो। एनी पार्कर के क़याम की तफसील नहीं मिल सकती। एनी पार्कर के क़याम की तफसील नहीं मिल सकती? मैंने ज्यादा कोशिश भी नहीं की है, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि जो कुछ होना है वो इन इब्तदाई लम्हात में ही हो जाएगा। तुम्हारे ज़हन में कोई प्रोग्राम नहीं है? मैंने पूछा। अभी तक तो नहीं है।
इसके अलावा मैं सब कुछ तुम पर छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, इस बारे में जो जरूरियात होंगी मैं उन्हें पूरा करने का पाबंद होऊंगा, एंड्रयू ने कहा। रीटा हमारे दरमियान से उठकर चली गई थी। एंड्रयू ने उसके उठ जाने का कोई ख्याल नहीं किया। अलबत्ता मैं रीटा की ज़हनी कैफियत से वाकिफ था। मैं तो ये जानता था कि जो कुछ मैं या एंड्रयू करेंगे, रीटा इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन अब वो इस तमाम कार्रवाई से मुत्तफिक नहीं थी। शायद वो एंड्रयू की जानिब से बददिल हो चुकी थी। ताहम मैंने एंड्रयू से उसका तज़किरा करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये अच्छी बात ना होती। एंड्रयू के बारे में मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वो 100% मुजरिमाना ज़हनियत का मालिक है और रीटा जैसी लड़कियां उसके लिए एक तफरीह की हैसियत तो रख सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मगरब में तो वफा का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। चुनाचे रीटा के बारे में उसे कुछ बताना खुद रीटा के लिए खतरात मोल लेना है और रीटा से मेरी कोई प्रखाश नहीं है। थोड़ी देर के बाद मैं एंड्रयू के साथ बाहर निकल आया। रुखसत होते वक्त भी एंड्रयू ने रीटा से कोई खास बात नहीं कही थी। रीटा ने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा, मगर मैंने उन निगाहों पर तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था। मैं तो सिर्फ अमल करके अपनी मंजिल का हुसूल चाहता था और मैं जानता था कि मंजिल के हुसूल में बेशुमार रीटा मेरे रास्ते में आएगी और अगर मैं उनमें से किसी से मुतासिर हो गया तो फिर मेरा मकसद कब्र की गहराई में ही दफन होगा। गोनी का खूबसूरत होटल जगमगा रहा था। रात को 10:30 बजे एनी पार्कर, गोनी मकलारेंस और दूसरे चंद सफेद फार्मों के साथ सकारा के बैंक्वेट हॉल में नजर आई। इस हाल को इंतहाई हुसीन पैमाने पर आरास्ता किया गया था। ऑर्केस्ट्रा निस्फ दायरे की शक्ल में स्टेज के एक साइड जमा हुआ हल्की हल्की धुनें बजा रहा था। एनी पार्कर बलाशुबा खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे में खास बात यह थी कि वो जिंदगी से भरपूर नजर आता था और एनी पार्कर के अंदाज से जरा भी ये एहसास नहीं होता था कि उसे किसी किस्म का कोई खतरा है। शायद होटल के दूसरे उसूल में वक्त गुजार चुकी होगी और खाने पीने का सिलसिला खत्म हो गया था। रक्स के लिए मौसीकी शुरू हुई तो जोड़े उठ उठकर चौबी फर्श पर जाने लगे। इस मौके पर गोनी ने अपनी अब तक की काविशों का मुआवजा वसूल करने की ठानी और एनी पार्कर के करीब पहुंच गया। मैं नहीं जानता था कि एंड्रयू इस वक्त कहाँ है, लेकिन मैं एंड्रयू के मुहैया किए हुए एक खूबसूरत लिबास में मलबूस रेनाल्ड के मेकअप में एक सुतून की आड़ में खड़ा हुआ था। मेरी उंगलियों में रेनाल्ड का पसंदीदा सिगरेट था और मैं उस सिगरेट से गहरे गहरे कश लगा रहा था और निगाहें एनी पार्कर और गोनी के गिर्द चकरा रही थी। एनी पार्कर इस हंगामा खेज माहौल में बेहद खुश नजर आई। वो नहीं जानती थी कि इसके चारों तरफ बदमाश और खतरनाक मुजरिमों के ग्रोह मौजूद हैं और ये खतरनाक लोग अपनी अपनी दोस्तों के साथ रक्स कर रहे थे। हाल में सफेद जैकेटों और सफेद पतलूनों में मलबूस बेरे फुर्ती से मेहमानों की तबादे करने में मसरूफ थे। लेकिन शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि ये बेरे गोनी मकलारेंस के खास आदमी है और चोटी के बदमाश हैं। इनमें कुछ खवातीन वेटर भी अपने फराइज अंजाम दे रही थी। मैं नहीं जानता था कि इन तमाम अफराद में से कौन कौन मुझे रेनाल्ड की हसीयत से पहचानता है, लेकिन अभी तक किसी ने मुझसे हमकलाम होने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर तक मैं अपनी जगह खड़ा रहा। मैं इस बात से खुद को बचा रहा था कि कोई मुझे रक्स की पेश न करे, इसलिए मैंने सुतून की आड़ का सहारा लिया था। अलबत्ता जब एक दराज कामत और दिलकश लिबास में मलबूस एक हुसीन लड़की मेरी जानिब बढ़ी तो मुझे उस जगह से हट जाना पड़ा। उसके बाद मैं हाल से निकल आया और इस इमारत का जायजा लेने लगा। मैं होटल के पार्किंग लॉट में चला आया। मेरी गाड़ी उस मखसूस जगह पर खड़ी थी जहां मैंने उसे प्रोग्राम के मुताबिक खड़ा किया था। मैं नहीं जानता था कि एनी पार्कर के अगवा के सिलसिले में यहाँ क्या ड्रामा होने वाला है, लेकिन बहर सूरत मैं पूरी तरह तैयार था। मैं दोबारा अंदर पहुंचा। रक्स का पहला राउंड खत्म हो चुका था। शायद दूसरे राउंड की तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि जोड़े 24 फर्श से वापस नहीं आए थे। इस बार भी शायद गोनी मकलारेंस एनी के साथ रक्स करना चाहता था, क्योंकि वो उसके करीब ही मौजूद था और वो दोनों बातें कर रहे थे। बिलाकर दूसरे राउंड के लिए मौसीकी शुरू हो गई और इसी वक्त दुबले पतले बदन का एक करख्त चेहरे वाला शख्स मेरे करीब से गुजरा और मुझे देखकर ठिठक गया। मैंने उस शख्स को फौरन पहचान लिया, क्योंकि मैंने उसकी तस्वीर भी देखी थी और उन तमाम तस्वीरों पर दर्जशुदा नाम ज़हन नशीन कर लिए थे। उस शख्स का नाम कर्बी फोस्टर था। मेरे खुदा, तुम? वो रुक कर बोला। क्यों? इसमें हैरानी की क्या बात है डियर फोस्टर? मैंने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे बारे में तो अजीब अजीब खबरें सुनने को मिली थी। मसलन मैंने उसे तीखी निगाहों से देखा। हम सब तुम्हारा तस्दीकी इजलास भी मुनक्कद कर चुके हैं। किसी कॉकटेल पार्टी में? मैंने मजाक के अंदाज में कहा। नहीं डियर रेनाल्ड, मजाक की बात नहीं। हमें तुम्हारी मौत का बहुत रंज हुआ था। हमें से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने पूछा। ओह, यकीनन तुमने भी वो खबर नहीं सुनी होगी। दरअसल मेरा ग्रोह लंकास्टर के ग्रोह में हजम हो गया है और अब हम दोनों के मफादात यकसा हैं। दरअसल रेनाल्ड हिमर लंकास्टर का ग्रोह बेहद मजबूत हो गया था और मुझे आए दिन की खून रेजी पसंद नहीं थी।
इस तरह काम करने से मौके जाया हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये झगड़ा ही खत्म कर दिया। ये वाकई नई खबर है, मैंने मैनी खेद लहजे में कहा। तुम क्या सोच रहे हो आजकल? फोस्टर ने सवाल किया। कोई खास ख्याल नहीं, मैंने रसमन जवाब दिया। मैं भी तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि हमारे ग्रोह में आ जाओ। क्यों? मैंने उसका जुमला पूरा कर दिया। इसमें हर्जी क्या है? फोस्टर बोला। मगर एक मुर्दा शख्स को हैमर के ग्रोह में कौन सी जगह मिल सकती है? मेरी बात को मजाक मत समझो रिनार्ड, हम लोगों ने यही सुना था कि तुम जापान में फंस गए थे और ख्याल था कि तुम वहां मारे गए। बहरहाल मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, फिर किसी वक्त तुमसे मिलूंगा। और हाँ सुनो, ये मेरी पेशकश मुखलिसाना है। अच्छा, उसने कहा और आगे बढ़ गया, लेकिन चंद कदम जाकर वो फिर ठिठक गया, मेरी तरफ मुड़ा और दोबारा मेरे पास आ गया। तुम किसी के साथ रक्स नहीं कर रहे हो? नहीं, मैंने सपाट लहजे में कहा। क्यों? फोस्टर ने पूछा। अपने पसंदीदा पार्टनर की तलाश में हूँ। उस लड़की को देखो जो गोनी के साथ है। हाँ, खूबसूरत है, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। गोनी हमेशा बेहतरीन पार्टनर तलाश करता है। अच्छा, फिर मुलाकात होगी। वो दोबारा आगे बढ़ गया। मेरे होंठों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। चंद बातों पर मुझे मुसर्रत भी थी। अव्वल ये कि फोस्टर को रेनाल्ड की हैसियत से मेरी आवाज और लहजे पर कोई शक नहीं हो सका था और ना मेरे मेकअप में कोई खराबी थी। फोस्टर की हैरत भी मेरे लिए बायस दिलचस्पी थी। दूसरी बार वो पलट कर इसलिए आया था कि एनी पार्कर के बारे में मेरे तासरात मालूम कर ले। वो जानना चाहता था कि कहीं मैं भी एनी पार्कर के चक्कर से वाकिफ तो नहीं हूँ। और उसके बाद वो मुतमईन होकर आगे बढ़ गया। रक्स व मौसीकी जारी रही और वक्त गुजरता गया। एनी पार्कर ने कई लोगों के साथ रक्स किया, लेकिन उसका ज्यादा वक्त गोनी के साथ ही गुजर रहा था। इस वक्त रात का 1 बजा था और मैं ऑर्केस्ट्रा के शोर से किसी कदर उकता कर बाहर निकल आया था। मैंने चंद कारें पार्किंग लॉट में पार्क होती देखी। फिर एक कार से मैंने एक भारी बदन के शख्स को उतरते देखा। स्याह सूट में मलबूस शख्स के साथ 2 आदमी नीचे उतरे थे, जिनके हाथों में अस्टेन गन्ने दबी हुई थी। भारी बदन वाले इस शख्स को मैंने फौरन पहचान लिया। ये हैमर लंकास्टर था। यकीनन उसके साथ उसके आदमी होंगे। मैं बर्क रफ्तारी से एक कार की आड़ में छुप गया। तब मैंने कारों के दरमियान ही से हैमर लंकास्टर को इधर आते देखा। काफी फासला था, इसलिए मैं उन लोगों के दरमियान में होने वाली गुफ्तगू तो न सुन सका, लेकिन इस बात का अंदाजा मैंने बखूबी कर लिया था कि फोस्टर जो अब हैमर के ग्रोह में शामिल हो गया है, हैमर को अंदर की तफसीलात बता रहा है। और मैंने अंदाजा लगा लिया कि जो खेल अब शुरू होने वाला है उसमें अब ज्यादा देर नहीं। चुनाचे मैं कारों की आड़ लेता हुआ पीछे से गुजरकर फिर हाल में आ गया। मैंने जल्दी से एक वेटर को बुलाकर 5 पाउंड का नोट उसके हवाले करते हुए कहा, मिस्टर, तुम्हें जहमत तो होगी, उन खातून को जो गोनी के साथ रक्स कर रही हैं इतला दे दो कि उनका टेलीफोन आया है। वेटर ने 5 पाउंड का नोट तो कबूल कर लिया, लेकिन चौंक कर मुझे देखने लगा। शायद वो सूरत हाल से वाकिफ था। उसने कड़ी निगाहों से मेरा जायजा लिया। फिर वो तीखे लहजे में बोला, आप कौन है? मैं उनका गार्ड हूँ, बराए करम, मैंने कहा और किसी कदर मुतमईन होकर आगे बढ़ गया। मैंने उसे 24 फर्श की तरफ जाते देखा। गोनी उसे रुककर देखने लगा था। वेटर ने मेरी की हुई बात रुककर एनी पार्कर को बता दी और एनी पार्कर ने गोनी से माजरत करके वेटर से फोन की जगह पूछी और फोन की तरफ चल पड़ी। चंद साथ के अंदर अंदर वो हाल से बिल्कुल निकल आई थी और अब उसका रुख टेलीफोन बूथ की जानिब था। मैंने आहिस्ती से उसका ताक़ुब किया और जब वो एक टेलीफोन बूथ में दाखिल हुई तो मैं भी उसके करीब पहुंच गया। उसने टेलीफोन बूथ का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैंने दरवाजे को खटखटाया और सामने लगे हुए शीशे में एनी पार्कर की शक्ल देखने लगा। वो चौंक कर मेरी जानिब मुतवज्जा हो गई थी और उसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां हो गए थे। मैंने गर्दन खम करके उसे अपने दोस्त होने का यकीन दिलाया और दरवाजा खोलने के लिए कहा, मुझे माफ कीजिए मिस, मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। आपका कोई फोन नहीं, वो इतला मैंने आप तक पहुंचाई थी। एनी पार्कर हैरान रह गई। वो टेलीफोन बूथ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई थी। उसने बगौर मुझे देखा और बोली, क्यों? इसलिए कि आप यहाँ सख्त खतरे में हैं। ओह, उसने गहरी निगाहों से मुझे देखा। कैसा खतरा? उसकी तफसील मैं किसी वक्त आपको बता दूंगा। फिलहाल मेरी हिदायत पर आप अमल करें। क्यों? तुम कौन हो? वो परेशान नजर आ रही थी। मेरे मुतल्लक बाद में बराए करम देर ना करें, मैंने तेज आवाज में कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करती हूँ। और उसी वक्त अंदर से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसके साथ ही लातादाद चीखें उभरी थी क्योंकि खेल शुरू हो गया था। क्या आप अब भी देर करेंगी? नहीं शुक्रिया, बराए करम मुझे मेरी कार तक पहुंचा दो। तुम्हारा क्या नाम है? इस वक्त तारुफ का मौका भी नहीं है, मैं जरूर आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। आइए। मैंने उसे उसकी कार तक पहुंचाया और जब उसकी कार निगाहों से उजल हो गई तो मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरी इस कार्रवाई पर एंड्रयू भी हैरान रह गया होगा, बशर्तिया कि वो मेरी कारकर्दगी की निगरानी कर रहा हो। बज़ाहिर वो मुझे कहीं नजर नहीं आया था। अंदर अब बाकायदा ठन गई थी। अस्टेन गन्नों की आवाजें आ रही थी और चीखते चिल्लाते लोग बाहर आ रहे थे। कारें बेतहाशा पार्किंग लॉट से बाहर निकल रही थी और एक दूसरे से टकरा रही थी। मैं जिस मुकाम पर खड़ा था वो कतई महफूज था। आन की आन में पार्किंग लॉट खाली हो गया। सिर्फ चंद गाड़ियां वहां नजर आ रही थी।
मैंने जलते हुए सिगरेट को जूते से मसला और वहां से फिर उस राहदारी में आ गया जहां से गुजर कर हैंकवेट हाल में जाने का रास्ता था। गोलियां चलना बंद हो गई थी और अब वहां सन्नाटा था। वसी और अरीज हाल पर अब मौत का सा सकूत मुसल्लत था। अंदर 15-20 लाशें पड़ी हुई थी। ऑर्केस्ट्रा बजाने वालों में से 5 अफराद गोलियों का शिकार हो गए थे। जगह जगह खून बिखरा हुआ था। शराब उस खून में शामिल हो गई थी और जगह जगह टूटी हुई बोतलों के शीशे बिखरे हुए थे। कुर्सियां और मेजें उल्टी पड़ी थी। दीवारों पर लगे हुए फानूस तबाह हो चुके थे। ये जगह खतरनाक हो चुकी थी। हरचंद के हाल में इस वक्त कोई जिंदा आदमी मौजूद नहीं था जिससे मुझे कोई खतरा होता, लेकिन जान बचाकर भागने वालों को रास्ते में कोई ना कोई पुलिस कार जरूर मिल जाएगी और वो उसे इस खून रेजी की इतला दे देंगे और चंद ही लम्हात के बाद पुलिस इस पूरी इमारत को घेरे में लेगी और वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। चुनाचे मैं इस कार में आ गया जो मुझे एंड्रयू ने फराहम की थी, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि मुझे एहसास हो गया कि कार में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है और मैंने बस एक ही लम्हे में फैसला कर लिया।